मैं इलियास मोहम्मद खान, कोर कमेटी सदस्य, अखिल राजस्थान राज्य ठेका निविदा प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारी महासंघ। दोस्तों, एक बार ग्रुप में लिख दो कि लाइव चालू हो गया है, सभी लोग जुड़ जाएं। मकसूद भाई का मैसेज आया, सफलता एक दिन। जी मकसूद भाई, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। पूजा जी का आया है कि मार्च कब का है, ये पुराना है। राजू गुजर जी का, रामराज का, बलराम नागर जी का, नरपत प्रजापत का, सालार खान जी, लांटा रहो, सही है, लांटा रहो। उमेश शर्मा जी, जय हिंद, आपको भी जय भारत। फायरमैन जयपुर से, तेजकरण गुज्जर जी, पंचायत सुरक्षा गार्ड मनोज कुमार राठी जी, जी हाँ, लाइव हाजिर हो गया हूँ। आपको भी जय श्री कृष्णा। लीलाधर जी, धर्मू गुज्जर जी, राम राम जी, आपको भी। जितेंद्र कुमार जी, राम राम जी, आपको भी। राम बाबू, आपको भी राम राम साहब। मनीष कुमार जी, राम राम। जितेंद्र शर्मा जी, राम राम। गोपाल जाट जी, राम राम। मनोज कुमार राठी जी, राम राम। लोकेंद्र सिंह जी, नमस्कार भाई साहब, आपको भी। राजीव शर्मा जी, राम राम। जसवंत सिंह जी, संगीत कुमार जी, कमलकांत जी, अरविंद मेहता जी, राजेश कुमार कुमावत जी, सालार खान जी, वालेकुम अस्सलाम। राम बाबू जी, कैलाश जी, जो भी जुड़े हुए सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को, जाट बॉय जी, सुरेश सिरवी जी, अरविंद कुमार जी, मनसुख जांगीड़ जी, भक्ति स्टूडियो, अरविंद कुमार जी। तो दोस्तों, चर्चा का विषय हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार जितने भी ग्रुप चल रहे हैं उनमें एक बार ये लिख दो कि लाइव प्रोग्राम चालू हो गया है, तो आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ जाएं। क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम करना कोई हमारे लिए विशेष तो नहीं है, लेकिन ये करने का एक बड़ा, सबसे बड़ा रीजन ये है कि सभी ठेका कर्मियों का को जगाने का काम और एक मुट्ठी में बंद करने का काम, कि हम सभी लोग इस लाइव के माध्यम से जाग जाएं, एक हो जाएं, एक दूसरे को जानने लग जाएं। और जब जब भी हमें ताकत की जरूरत हो, हमें एक होने की जरूरत हो, तो क्या है कि एक दूसरे को जान पहचान और मैसेज भेजना, इन चीजों से सभी को पता चल जाएगा कि हाँ यार, इन लोगों ने मेहनत की है और ये लोग आगे आए हैं हमारी मांगों के लिए। ये लोग रात दिन दौड़ते भागते हैं, इसीलिए ये लाइव प्रोग्राम किया जा रहा है, या आपको कोई मैसेज दिया जा रहा है। ये मत सोचना कि भाई लाइव प्रोग्राम आए हैं, हम रोज टीवी की तरह आते हैं, सामने देखते हैं, ये बड़बड़ करते चले जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लाइव प्रोग्राम करने का मेन मकसद मैंने आपको बता दिया है। रोज नए कर्मचारियों को जोड़ना, रोज नए कर्मचारियों से बात करना, हमारी मांगों को किस प्रकार से सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें। जी रमेश राज जी, आपने नगरपालिका का लिखा है। आरएलएसडीसी जब लागू हो जाएगी तो नगरपालिका तो वैसे ही आएगी, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है सरकारी, अर्ध सरकारी, बोर्ड, निगम, जिन जिन में ठेका कर्मी, प्लेसमेंट एजेंसी कर्मी या निविदा कर्मी है, उन सबको आरएलएसडीसी में लिया जाएगा। दालाराम जी पवार, शुक्रिया आपका। जितेंद्र शर्मा जी, जी हाँ, लाइक करो। तो आपको मैं बता रहा हूं, ये लाइव प्रोग्राम लेने का मेन रीजन यही है कि भाई आज से पहले आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इलियास मोहम्मद खान को, जाहिर अहमद को, जोत सिंह को, सब अपने अपने डिपार्टमेंट तक जानते थे कि यार ये अपना डिपार्टमेंट का, ये अपना डिपार्टमेंट है। लेकिन अब आप लोगों को पता चला होगा कि भाई ये लोग हमारे डिपार्टमेंट के अलावा भी ये पूरे राजस्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं।
ठीक है ना, और हर ठेका कर्मी की लड़ाई ये लड़ रहे हैं और हर ठेका कर्मी इनका सहयोग कर रहा है। ये चीज, इस चीज की कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये आप मुझे मैसेज देके बता सकते हो कि इससे पहले क्या आप इलियास मोहम्मद खान को कोई जानता था या नहीं जानता था, या इन लाइव आने से पहले क्या जहीर अहमद को, जोत सिंह को कोई जानता था नहीं जानता था। जितने भी पदाधिकारी यहां पर आए आपने देखा होगा, कम से कम 10-15 पदाधिकारियों को मैंने आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया, आपसे आपके सामने उनसे सवाल कर रहा हूं और कर रहा हूं, ठीक है ना। राजस्थान की लड़ाई की बात कर रहा हूं, आपको कुछ पता चला होगा कि यार ये पदाधिकारी भी आज लड़ाई कर रहे हैं या आज आगे आए हैं। इस बात की सच्चाई होगी। महेंद्र जी, पहाड़ों की धरती से, आपको भी डूंगरगढ़ से, डूंगरपुर से। तो दोस्तों, मेरा मकसद खुला और साफ मकसद यही है, सभी ठेका कर्मियों को जगाने का, ठेका कर्मियों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का, तथा ठेका कर्मियों के साथ में जो शोषण हो रहा है उस शोषण से मुक्ति का। सबसे बड़ी चीज यही है। महेंद्र जी चौहान जी, ज्योति डीजे साउंड। तो दोस्तों, मैं आपको कह रहा था कि भाई रोज नए नए को लेके आना, रोज बातें करना, रोज आपकी जान पहचान अलग से करवाना, रोज अपनी कमियां गिनाना और अपनी जो अच्छे काम किए वो भी आपके सामने पेश करना, ये चीजें क्यों हो रही है और मैं ये चीजें क्यों कर रहा हूं, या महासंघ ये चीजें क्यों कर रहा है, हमारा मकसद क्या है। ये मकसद साफ साफ मकसद एक ही चीज का है कि भाई जो ठेका कर्मियों के साथ में शोषण हो रहा है, इस शोषण से मुक्ति का। तो दोस्तों, आज हम एक और नए पदाधिकारी के साथ में जुड़ेंगे और कुछ ही देर में वो हमारे सामने होंगे। तो भाई साहब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और लगभग 50 लोग आज आपको लाइव देख रहे हैं और अभी इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुंचाई जाएगी और कल तक आपका वीडियो लगभग 2,500-3,000 के लगभग आसपास लोग देखेंगे। तो एक बार प्लीज आप सभी दोस्तों को, हमारे ठेकाकर्मी भाइयों को एक बार अपना परिचय दे दीजिए, जो इनको पता चले कि भाई आप भी ठेका कर्मियों की एक आवाज हो। जी, मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ इलियास भाई आपको। और जी जी। मैं कहना चाहता हूँ, मैं अनीश राज प्रजापति हूँ, जो कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्यूटर एम्प्लॉय राजस्थान संघ चला रहा है। और ये बात शायद राजस्थान के प्रत्येक जिले में हर कोई जानता भी होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हर जिले से लगभग डेली 10 फोन मुझे आते हैं। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि मेरे को जानते तो खैर होंगे ही, बाकी ज़्यादा कहना उचित है नहीं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनीश राज प्रजापति से, जो हर बार ठेका कर्मियों की आवाज तेजी से उठाते हैं और मजबूती के साथ उठाते हैं और हर बार ये नई तरीके से ठेका कर्मियों की आवाज उठाते हैं। तो सर, आपने जो जो आंदोलन किया या जो जो चीजें ठेका कर्मियों के हितों के लिए किए, उनके बारे में एक बार आप थोड़ा विस्तार से समझाइए। जी, हमने हमारा जो ये ग्रुप है कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्यूटर एम्प्लॉय, इसको हमने शुरुआत में अलवर जिले से शुरू किया था। तो अलवर जिले में हमने सबसे पहले इसको अलवर जिले के जितने भी विभाग थे, उन विभागों में दो, हर विभाग के गेट तक जा जाके हमने हर एम्प्लॉय को जोड़ा है। यानी कि वो चाहे वार्ड बॉय हो या वो सफाई कर्मी हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, एक्स वाई जेड जो भी पद पर वो कार्यरत है, हम उसके ऑफिस तक गए हैं। उसको हमारे संघ के बारे में हमने बताया कि हम इस तरह से एक संघ बना रहे हैं। ये आज की नहीं, 2019 की बात है। 2019 में हमने ये हर ऑफिस में जा जा के मेहनत की।
लोग, कुछ लोग हमसे प्रभावित भी हुए और कुछ लोगों ने इसका ये भी बोला कि नहीं, इससे लेना देना कुछ नहीं है, होना जाना कुछ नहीं है, आप लोग फिजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमने कहा कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है वो हमारा हो रहा है, आप लोगों को हमसे जुड़ना है तो हाँ कीजिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे जाते हैं। तो धीरे धीरे करके वो संख्या 100 पे पहुंची, 150 पे पहुंची। लेकिन जब भी ये होता था कि हमको अलवर ज़िले में कुछ आवाज़ उठानी है, किसी कर्मचारी के अहित हो रहा है या किसी को टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, तो उस बारे में जब हम बात करते थे तो कोई सामने इतना जल्दी आता नहीं था। उसके बाद धीरे 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 अलवर अलवर ज़िले से अलग ज़िलों में से भी हमारे पास फ़ोन आने लगे कि सर हमारे साथ भी समस्या हो रही है। तो फिर हमने हमारे जो संघ है इसको विस्तार किया कि हमें अलवर ज़िले से बाहर निकलना पड़ेगा, कि शायद हो सकता है कि और कहीं भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो धीरे धीरे करके संख्या हमारी बहुत आगे बढ़ गई और ये चलता रहा। इसी हिसाब से फिर 2023 में जब बजट घोषणा हुई कि भाई 2000 में आरएसडीसी एक बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री पूर्व थे जो वो देने वाले हैं, लेकिन वो किसी कारणवश या जो भी कारण रहा, हम उस बात पे नहीं जाते हैं, राजनीतिक मुद्दा है, वो नहीं हो पाया। तो उसके उससे पहले से भी हम ये कराने लगे कि किसी भी तरह से ये हो जाए, आर एल एस डी सी बोर्ड आ जाए। उसके लिए हमने कलेक्टर्स के माध्यम से, एस डी एम के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने ज्ञापन देना शुरू किया। लगभग लगभग हमने 143 ज्ञापन सरकार के नाम पोस्ट किए, जिनकी कॉपियां भी हमारे पास सेफ हैं, फाइल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलता रहा। उसके बाद जीवन भाई जो हैं जयपुर में, उनका मेरे पास फ़ोन भी आया कि हम एक आंदोलन कर रहे हैं जयपुर में 1 दिवसीय शहीद स्मारक पर, उसमें आप अगर आएँ तो ठीक रहेगा। मैंने कहा भाई हमें जो भी बुलाएगा ठेका कर्मचारियों के नाम पे हम उसके साथ खड़े हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कुछ भी हमसे पॉसिबल हो सका, जितने भी लोग हमसे आ सकते थे, हमने राजस्थान के हर कोने-कोने से उनको बुलवाया और वहाँ के उन्होंने ये बात बोली भी कि हम इन पदाधिकारियों की वजह से आए हैं या जिसकी वजह से भी आए। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका, लेकिन अब वो जो भी ठेका कर्मचारियों की भाग्य लगा लो कि उस वजह से कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, जैसा भी चल रहा था। उसके बाद हमने सोचा कि हम ठेका कर्मचारियों का एक डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि कभी भी जब ज़रूरत पड़े ठेका कर्मचारियों को सरकार मांगे तो वो हम उन्हें जल्द से जल्द प्रोवाइड करा सकें, हम उनकी मदद कर पाएंगे। हो सकता है कि वो हमारे डेटा को नहीं भी माने, लेकिन हम उन्हें एक एक्चुअल आंकड़ा बता सकते थे कि हाँ इतने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो इसमें शामिल होने चाहिए। उसके लिए हमने एक वेबसाइट भी बनाई थी, शायद आपकी जानकारी में है या नहीं है वो मैं कह नहीं सकता। जी हाँ, मेरी जानकारी जी में है ये। जी। तो वो वेबसाइट हमने बनाई थी, उसके माध्यम से करीब करीब 70 से 75 हज़ार कर्मचारियों ने उस पर अपना डेटा फीड किया। उसका भी मैं आपको भी लाइव दिखा देता हूँ, वो मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर चल रहा है। ये जो वेबसाइट है, ये हमने हमारी वेबसाइट बनाई थी कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्यूटर एम्प्लॉय करके। इसमें यहाँ पे हमने एम्प्लॉय डेटा के नाम से एक लिंक बनाया था और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रत्येक कर्मचारी का डेटा, तारीख को उसने फीड किया है, क्या उसका नाम है, क्या उसके फादर का नाम है, किस जिले में वो कार्यरत है, क्या उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, क्या उसकी डेजिग्नेशन है, क्या उसका एक्सपीरियंस है। वो पूरा डेटा करीब करीब 70 से 75 हज़ार कर्मचारियों का यहाँ पर मेरे पास ऐड है। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ ने वहाँ ऐड नहीं किया। अब हो सकता है उनकी जो भी मजबूरी रही हो या इंटरेस्ट नहीं हो। मेन हमारा जो कमजोरी है कंप्यूटर ऑपरेटर्स का काम नहीं होने की, ठेका कर्मचारियों का काम नहीं होने की, वो जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा डर है जिसकी वजह से वो आगे नहीं आ पाते। जी तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अनीस राजी प्रजापति बार बार कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ठेका कर्मियों के लिए क्या कुछ नहीं किया। यानी एक डेटा एकत्रित करना, अपना सॉफ्टवेयर तैयार करना, अपनी साइट बनाना और सरकार तक मांगे पहुंचाना। लगभग आप और मैं घर पे बैठ के ये सोचते हैं कि सबका काम होगा तो हमारा भी हो जाएगा। ये बिल्कुल, ये एक सबसे सोच बड़ी, है, ये आपको बिल्कुल अपने घर पर रखनी पड़ेगी। ठीक है, आज सबको एक अनीस राज बनना पड़ेगा, एक जहीर अहमद बनना पड़ेगा, एक जोत सिंह बनना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि मैं आपसे लगभग जब से प्रोग्राम कर रहा हूं तो मैंने हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों को जोड़ा है।
ठीक है ना। और अलग अलग जोड़ के फिर मैं जैसे आपको भी जोड़ा था, कल मैंने मकसूद भाई को जोड़ा था, एम्बुलेंस 104 108। और उससे पहले मैंने यश जोशी को जोड़ा था, उससे पहले मैंने जाहिर अहमद को जोड़ा था, जोश सिंह को जोड़ा था, मोनू चौधरी को जोड़ा था, जीवन सेजवाल को जोड़ा था, नारायण राम जी मेघवाल को जोड़ा था, जय सिंह जी को जोड़ा था, कृष्णकांत लवानिया को जोड़ा। यानी हर डिपार्टमेंट के लगभग जो जिन लोगों ने जो जो बात कही वो आज भी मेरे माइंड में है। और वो कॉमन बात एक चीज आ रही है कि ठेका कर्मियों के दिलों में डर बैठा हुआ है। बिल्कुल सर। हरीश राज जी, मेरी बात आप सुनना, ठीक है ना। हर पदाधिकारी ने यही बात कही है कि ठेका कर्मियों के दिलों में दर्द बैठा हुआ है। पदाधिकारी अपनी पूरी तन मन धन से कोशिश कर रहे हैं, हर जीनो जान लगा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ठेका कर्मी बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इनके लिए डाटा तैयार करना, हर कुछ तैयार करना। और अनीस राज जी, मैं आज आपको बता दूं कि मेरे द्वारा, और मैंने जाहिर अहमद से बात की थी, उनको मैंने जोत सिंह जी से बात की थी, एम्बुलेंस 108 जो वीरेंद्र सिंह जी है उनसे बात करी थी। सबसे मैंने बात करके ये एक लगाया था कि यार आपकी भी लड़ाई एक है, मेरी भी लड़ाई एक है, सारे ठेका कर्मियों की लड़ाई एक है, तो इनको एक मंच पर लाना चाहिए। तो हमने एक मंच तैयार किया, उस मंच का नाम दिया था हमने अखिल राजस्थान राज्य ठेका निविदा प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारी महासंघ। एक महासंघ तैयार किया। महासंघ तैयार करने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि सरकारी कर्मचारियों के महासंघ बने हुए हैं, जी। टीचरों के महासंघ बने हुए हैं, मंत्रालय कर्मचारियों के महासंघ बने हुए हैं, संविदा कर्मी के महासंघ बने हुए। महासंघ नहीं था तो किसका महासंघ नहीं था? ठेका कर्मियों का। बिल्कुल। और महासंघ के पीछे का एक रीजन था कि यार ठेका कर्मी खुद अपनी बात रखेंगे ना सरकार के सामने, तो जरूर सरकार सुनेगी। इसके लिए हमने बिल्कुल। महासंघ की तरफ से हमने धरना प्रदर्शन भी किया। वो हमारा सक्सेस हुआ था, सरकार से वार्ता हुई थी, सरकार के विधायकों से वार्ता हुई थी। उसके बाद में अभी जो 15 तारीख गई थी उसमें हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी है हमारे भजनलाल जी, उनके जन्म दिवस के अवसर पर महासंघ की तरफ से हमने रक्तदान शिविर भी किया था। उसका शायद आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा, जी, मैंने देखा सुना होगा था। आपने, जी। सुना था ना। हाँ, तो इस महासंघ के बारे में आप क्या सोचते हो? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस भी माध्यम से ठेका कर्मचारियों का भला हो सके वो उत्तम नहीं सर्वोत्तम है। चाहे वो महासंघ के माध्यम से हो या किसी संघ के माध्यम से हो, किसी व्यक्ति विशेष या जिसके भी माध्यम से हो। मैं ये समझता हूँ कि ठेका कर्मचारियों के साथ जो इस समय शोषण बहुत चरम स्तर तक हो पा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और वो जिसके भी माध्यम से वो बेस्ट है, वो ईश्वर का ही रूप है, मैं ये समझता हूँ। जी, अनीस राज जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। जी सर। आगामी रणनीति अनीस राज और उनकी टीम की क्या होगी? सर, आगामी रणनीति जो हमारी फिलहाल चल रही है वो हम फिलहाल तो हम टाइम ले रहे हैं कि हम डायरेक्ट सीएम साहब से एक बार मिलें फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी तक जब से नई सरकार बनी है हम उनसे मिल नहीं पाए, ये बिल्कुल सत्य है। हम मीडिया में आके या आपसे लाइव सेशन में बोलते कि हम अभी मिल के आए सीएम साहब से, उन्होंने ये बोला या वो बोला, ये हम गलत फालतू की बातें नहीं करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि हम अभी तक उनसे नहीं मिले। आगे की हमारी रणनीति, जब हम फिलहाल इसीलिए बैठे हैं कि हम, मेरा टीम का सदस्य ये यश जोशी, जो अभी कुछ दिन पहले आपके लाइव सेशन में आया, परसों आया शायद, वो मेरी टीम से प्रदेश सचिव है। तो मेरे घर में कोई पारिवारिक प्रोग्राम था, इसलिए मैं 16 तारीख को जनसंवाद में नहीं जा पाया। कर्मचारियों का था, तो उसमें मैंने यश जोशी को भेजा। तो उन्होंने वहाँ जो भी सारी बातें हुई हैं उस हिसाब से मेरे को बताया कि बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स वहाँ से मिल रहा है कि इस बजट में ठेका कर्मचारियों का ज़रूर कुछ ना कुछ भला होना निश्चित है। और हम तभी तक ही रुके हुए हैं कि एक बार बजट निकल ही जाए, उसके बाद सोचते हैं। क्योंकि जो अभी हमने सोचा हुआ है वो अभी से, मैं देखो, मैं माफ़ी चाहूँगा, वो मैं अभी रिलीज़ नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अभी से रिलीज़ कर देते हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अड़ंगा बन जाती हैं। हाँ, अड़ंगा कर्मचारी बन जाती है। जी, कर्मचारियों में भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी हर तरह से वो अड़ंगा पैदा करती हैं, इसलिए मैं उसको अभी रिलीज़ नहीं कर पाऊँगा उस बात को। मैं कभी भी आपसे व्यक्तिगत मिलूँगा या फ़ोन पे बात करूँगा तो मैं आपको ज़रूर वो पूरा रोड मैप बताऊँगा। जी, तो दोस्तों हमारी बात चल रही है अनीस राज प्रजापति से, जो कंप्यूटर
एक जो डिपार्टमेंट है उनसे एक ठेका कर्मी के रूप में काम करते हैं और ये ठेका कर्मियों की आवाज उठाते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है ठेका कर्मियों का डाटा एकत्रित करने का। तो जिन भाई ने डाटा फीड नहीं किया वे डाटा फीड कर सकते हैं, इनकी आईडी आपको मिल जाएगी या ये लिंक भेज देंगे, उससे आप अपना डाटा और जो भी आपके सुझाव है अनीस राज जी से पास रख दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये बार बार ठेका कर्मियों की बात करते हैं, ठेका कर्मियों की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं। तो आपने जो कैंडल मार्च किया था या और भी कुछ नई नई चीज करते हो आप सिग्नेचर जी वाली, तो जी। अब और कोई ऐसी नई चीज करने का विचार है क्या? हाँ सर, बीच में हमने एक बहुत ही यूनिक एक काम किया था। हमने कुछ कर्मचारियों को इकट्ठा किया कि हमें हमेशा ये हमारा रहा है कि हमारी एक्सपेक्टेशन जितनी होती है कर्मचारियों को बुलाने की, उतना कभी आता नहीं है, कर्मचारी आते नहीं है उतने। हमारी एक्सपेक्टेशन से हमेशा कर्मचारी कम आते हैं, जिससे हमारा भी कई बार मनोबल कम हो जाता है। लेकिन मेरे बराबर जो चलने वाला मेरा भाई है, जिसको मैं लक्ष्मण कह सकता हूँ, यश जोशी, वो हमेशा मेरे को हिम्मत देता है। वो कहता है कि नहीं भाई, अपन को अभी थकना नहीं है, चाहे अपने साथ एक एम्प्लॉय भी जब तक खड़ा रहेगा अपन तब तक लड़ेंगे। और मैं लड़ता रहता हूँ उस चीज़ के लिए। हमने एक यूनिक चीज़ की थी बीच में, आपने शायद सुना होगा कि हमने भीख मांगा था जी राहगीरों हाँ। को रोक कर भी, और हम सड़क किनारे बैठ गए थे, उस हिसाब से भी हाथ में कटोरा लेके हमने लोगों से भीख मांगा। और उस भीख से जो राशि एकत्रित हुई, उसको हमने सोचा था कि इसको हम सारा राज्य सरकार को डोनेट करेंगे। हम बोलेंगे कि शायद आपके खजाने में हमारे लिए उतना धन नहीं है, इसलिए हो सकता है वो खत्म हो गया हो। हम हमारे हिसाब से जो हमको एकत्रित हुआ है भीख मांग के, वो हम आपको डोनेट करते हैं। ये बहुत ही यूनिक चीज़ हमने सोची थी, शायद प्रदेश में इस तरह की कभी चीज़ हुई नहीं है जहाँ तक मुझे नॉलेज है। तो ये हमने यूनिक चीज़ की थी। उसके अलावा भी अभी हम, मैंने जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि एक बार ये बजट निकल जाए, उसके बाद सारे रोड मैप आपको हम बताएंगे। और ये पक्की बात है कि एक किसी व्यक्ति से या एक किसी संघ से पॉसिबल नहीं है कोई भी काम। ये सबको आपने बिल्कुल सही कहा कि जी जब तक सारे पदाधिकारी सारे संघ एक मंच पर नहीं आते, तब तक ठेका कर्मचारियों की आवाज़ एक कभी नहीं हो सकती। सबसे मेन बात है, हमको जितने भी संघ हैं सबको एक छत के नीचे एक मंच के ऊपर आना ही पड़ेगा, तभी ठेका कर्मचारियों का शोषण मेन रूप से बंद हो पाएगा। सबसे पहले मैं कह देता हूँ ये चीज़। अनीस राज जी, मैं एक और छोटा सा सवाल लेके आ रहा हूँ। जी वो सवाल मैं सभी पदाधिकारियों को पूछ चुका हूं और जी। आपका भी उस सवाल के प्रति क्या विचार है? ठेका कर्मियों का काम नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको? सर हर देखिए। पदाधिकारी से सवाल पूछा है अनीस राज जी मैंने जी ये। जी जी जी। देखो सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद मेरी बात थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो पूरी बात सुने। सर अभी करीब 1.5 साल पहले की बात है, मेरे को 2-7 जिले से फ़ोन आता है किसी लड़के का, नाम मैं उसका बताऊंगा नहीं। तो उसमें वो मेरे को कहता है कि सर एक बार आप 2-7 जिले को विजिट करो। मैंने कहा आप पहले प्रॉब्लम बताइए, अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ वास्तव में कोई दिक्कत है तो मैं बिल्कुल आपका जिला विजिट करूंगा। उन्होंने मेरे को बताया कि जयपुर की एक प्लेसमेंट एजेंसी है, वो प्लेसमेंट एजेंसी हमको जो मानदेय देती है, जब भी उसका टेंडर आता है या फिर जिसका भी टेंडर आता है, पहली बात तो 4-5 साल से लगातार उसी का टेंडर चल रहा है, ये उन्होंने मेरे को बताया। तो ये करती है कि साल के जो प्रथम दिन जो होता है उसके टेंडर का, उसी दिन वो हमसे 12 चेक भरवा लेता है। आप सुनना, मेरे ख्याल 12 से चेक कहीं ले लेते हैं। ऐसा शायद कहीं नहीं हाँ। हो रहा होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है। 2-7 जिले में एकमात्र हम्म। मैंने सुना है। तो 12 चेक वो हमसे ले लेता है और उस पर ब्लैंक करके वो साइन हमसे ले लेता है, ठीक है। और उसके बाद जब भी सैलरी उसके अकाउंट में जाती है, स्वाभाविक वाली बात है ठेकेदार के अकाउंट में जाएगी, तो वो पूरी सैलरी जो है उसके अकाउंट में डाल देता है, जो भी नॉर्म्स के अनुसार बनती है एम्प्लॉय के खाते में। और फिर वो उस चेक को भर के और अपने बैंक में लगाता है, और वो बैंक से जो भी उसका निकालना होता है उसको वो सारा उसके अकाउंट में चला जाता है, जिसके भी अकाउंट में वो लगाता है उसके में चला जाता है। यानी कि अब आप देखिए कि किस स्तर तक ठेकेदार कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। और जब मैं वहां पर विजिट करने गया उस 2-7 जिले में, तो उसी दिन एसपी साहब को उस प्लेसमेंट एजेंसी वाले ने एप्लीकेशन दिए कि मेरी छवि खराब की जा रही है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। कोई पार्क है, नाम मेरे को उसका याद नहीं है, उस पार्क में मीटिंग रखी गई थी
और उस मीटिंग के ज़रिए मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। ये संघ कोई रजिस्टर्ड नहीं है, किसी से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो आप देखिए, इसलिए मेन कारण ये रहा है कि जब भी हमको ज़रूरत पड़ी है ठेका कर्मचारियों की कि भैया आप आइए, हमें इस तरह से विरोध करना है या जो भी करना है, तब जाके आपका काम हो पाएगा। क्योंकि जिस स्ट्रेंथ हमको सरकार को दिखानी है, वो स्ट्रेंथ कभी सरकार के पास पहुंची ही नहीं, ताकि सरकार को लगे कि हाँ वास्तव में इनको ज़रूरत है। अनीश राज जी, जो आपकी कहानी मैंने सुनी है, ये मेरे सामने जी बिल्कुल। देख लेते हैं, ठेका कर्मचारी होते हैं, लेकिन एक माइंड की बात यह है कि भाई ठेकेदार तक किसने पहुंचाई है? हो सकता है हमारे में से ही कोई बिल्कुल हो सर, ये जिसने बिल्कुल ठेकेदार के उस मीटिंग में कोई ना कोई लड़का ऐसा यानी ठेका मौजूद था। कर्मियों का दुश्मन एक ठेका कर्मी है। जी बिल्कुल, उस मीटिंग में कोई ना कोई लड़का ऐसा मौजूद था जिसने वो बात उस ठेका कर्मचारी को सुनाई है कि यहाँ ये मीटिंग हुई है, अलवर जिले से अनीश राज प्रजापति उस मीटिंग में पहुंचा है। और मैंने उस मीटिंग में जो जो एक एक बात उनको बोली थी कि उस ठेकेदार को मैं देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो भी मैंने उसको बोला था, वो सारी चीज उसने डिट्टो एक लेटर में टाइप किया और एसपी साहब को सौंप दिया है। एसपी साहब के वहाँ से मेरे को फ़ोन आता है कि आप बिना किसी सूचना के यहाँ मीटिंग करके गए और आपके आपके खिलाफ ये रिक्वेस्ट हमारे पास आई है। मैंने कहा सर देखिए ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो हम कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, ठीक है। पहली बात ये कि हम कर्मचारी हैं जो राज्य सरकार के ही अंडर काम करते हैं, चाहे माध्यम कोई तीसरा हो, ठीक है। राज्य सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, यदि उसके संदर्भ में हम मीटिंग कर रहे हैं तो आप मेरे को कोई सा भी एक कानून है कि भाई ये इलीगल है वो आप मेरे को बता दीजिए, मैं सरेंडर कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि क्या आपके संघ को मान्यता प्राप्त है? मैंने कहा नहीं, मैंने संबद्धता ले रखी है सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर ठेका कर्मी संघ से। तो उन्होंने कहा कि आप अपना पत्र दिखा दीजिए। मैंने उनको मेल कर दिया, उसके बाद उनका फ़ोन आना मेरे पास बंद हो गया। दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं, हमारे साथ में जुड़े हैं अनीश राज जी प्रजापति, जो हर बार ठेका कर्मियों की आवाज उठाते हैं। हम उनसे बार बार सवाल भी पूछ रहे हैं, वो जवाब भी दे रहे हैं। उनके साथ में जो कुछ हुआ है वो सारी हिस्ट्री अपने पूरी की पूरी हमारे सामने रख रहे हैं। आपको बता दूं, यह चैनल केवल ठेका कर्मियों का आवाज के लिए बना है, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे चैनल को, और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। क्योंकि जब से चैनल बना है लगभग 6 महीनों से हमने लगभग 20 या 25 लोगों को आज तक, जो राजस्थान के पदाधिकारी आवाज उठाते हैं ठेका कर्मियों के, हर पदाधिकारी को हम यहाँ लाना चाहते हैं, यहाँ उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। और आपकी बात मैं अपनी जबान से ये रखना चाहता हूं कि भाई क्या है। बार बार एक नीचे मैसेज आ रहा है, अनीश राज जी आरएलएसडीसी लागू होगी या नहीं होगी? जी, ये मैं आपको कह देता हूँ कि आप मेरे से ब्लैंक पेपर इस पे साइन करा लीजिए, चाहे स्टाम्प पे साइन करा लीजिए, आपका बोर्ड कहीं नहीं जा रहा है। आरएलएसडीसी आएगा और आकर रहेगा। गवर्नमेंट आपके ऊपर एहसान नहीं करती है और ना ही कर रही है, ठीक है। आप आरएलएसडीसी से भी बेटर डिजर्व करते हो, जो आपका काम है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल भूल जाइए कि आपका बोर्ड नहीं आएगा। बोर्ड बिल्कुल जरूर आएगा और वो हम ला कर रहेंगे, लेकिन वो आएगा आपके समर्थन से। बिना आपके समर्थन के हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठेका कर्मियों के समर्थन से ही आरएलएसडीसी संभव है, ये अनीश राज जी का कहना है। जी सर। इस बात पर आप सहमत हैं बिल्कुल कि सर। सभी ठेका कर्मियों को एक होना पड़ेगा, सभी ठेका कर्मी बिल्कुल। के पदाधिकारियों को एक होना पड़ेगा, तब ठेका कर्मियों के हितों की बात हो सकती है, ठेका कर्मियों की आवाज उठ सकती है और इनकी मांगे मानी जाएगी। सरकार की मंशा क्या है आपके हिसाब से इस बजट में? सर जो भी इस मेरे को लगा है इस बजट में जो संवाद हुआ है अभी 16 तारीख को मीटिंग में, उस हिसाब से जो खबर मेरे पास आई है, क्योंकि मेरे टीम के मेंबर एस जोशी ने मेरे को जो खबर दी है, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ इस मीटिंग में आने वाला है और वो ठेका कर्मियों के लिए जरूर खुशखबरी वाली चीज़ होगी। मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस बजट में आरएलएसडीसी ही आए। हो सकता है कि जहाँ तक मेरे को, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा नहीं हो। मैं अपने अनुमान से ऐसा बता रहा हूँ कि सरकार हो सकता है कि आरएलएसडीसी बोर्ड की जगह किसी अलग प्लानिंग पर लग रही हो, वो इसको ड्रॉप करके किसी तीसरी चीज़ को लेके आए। और एक मेन चीज़ और है, वो अभी मेरे को सुनने में आया है कि अगर आरएलएसडीसी थोड़े दिन के लिए रुकती है या फिर सरकार इसको आगे भी हिलाना चाहती है
या जब तक भी ये आती है उससे पहले यदि सरकार इस बजट में ठेकेदारों के लिए कुछ लेके आती है, सैलरी यदि बढ़ती है तो सैलरी स्प्लिट हो सकती है। स्प्लिट से मैं आपको बता दूं कि ठेकेदार तो फिर भी रहेगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ स्प्लिट का मतलब जो है कि ठेकेदार फिर भी रहेगा। स्प्लिट ये होगा कि ठेकेदार का जो मार्जिन होगा वो सीधे उसके बैंक अकाउंट में जाएगा, और जो एम्प्लॉय का जो मार्जिन जो भी उसका मानदेय होता है वो सीधा उनके अकाउंट में जाएगा। यानी कि एम्प्लॉय का माध्यम तो ठेकेदार ही रहेगा, लेकिन एम्प्लॉय को सैलरी ठेकेदार नहीं देगा, वो स्प्लिट होकर ठेकेदार के पास जाएगी और स्प्लिट होकर ही एम्प्लॉय के पास जाएगी। ये खबर मेरे पास अभी फिलहाल आई है, इसकी सत्यता या प्रमाणीकरण का मैं कह नहीं सकता कि ये सही है, इसलिए इसको सीरियसली भी नहीं लिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि जॉब गारंटी होगी आरएलएसडीसी में? नहीं सर, मैं देखो इस मुद्दे पर बोलना तो खैर चाहता हूँ कि लेकिन गारंटी का मैं लड़कों को ये बता दूं जो भी अपने भाई काम करते हैं कि गारंटी वाली चीज़ देखो देश में कुछ भी नहीं है, ना ही दुनिया में कुछ है। इसलिए आप ठीक है फिलहाल देखते हैं कि नियम क्या आते हैं बोर्ड में। जिस हिसाब से अपन लगे हों उस हिसाब से तो हमने ट्रांसफ़र भी मांगे हैं कि बोर्ड के अंदर आप एक कर्मचारी को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का भी मौका दें। जरूरी नहीं कि एक विभाग में फंस के रह गया, वहाँ उसकी किसी से बन नहीं रही तो वहाँ फिर वो फंसा ही रह जाए। आप निश्चित तौर पर जो भी उसका टाइम पीरियड होता है उस चीज़ में उसका ट्रांसफ़र कीजिए, एक विभाग से दूसरे विभाग में, दूसरे से तीसरे विभाग में, जैसे कि सूचना सहायकों का होता है, जैसे कि डब्ल्यू साहब्स का होता है। इस तरह से ट्रांसफ़र होने बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम सवाल पूछ रहे हैं अनीस राज जी से, आपके माइंड में जो भी ठेका कर्मी हमारे भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लगभग 80 के लगभग देख रहे हैं, तो किसी के भी माइंड में कुछ सवाल है, अनीस राज जी से पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक पूछ लीजिए, ये आपके मैसेज का जवाब देंगे। अनीस राज जी, जो नीचे कमेंट आ रहे हैं, एक बार जी आप इन कमेंट वालों को सबको राम राम या धन्यवाद बोल दीजिए, क्योंकि बार बार जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अरुण अरुण शर्मा जो है ये बिल्कुल जयपुर से है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब ये मेरे से बात नहीं करते हैं। ये डेली मेरे पास मैसेज के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से मुझसे जुड़ते रहते हैं। और इन्होंने आज एक नई चीज़ मेरे को बताई है, इन्हीं अरुण शर्मा जी ने, कि इनके ऑफिस में गवर्नमेंट अपने कंप्यूटर अलॉट कर रही है और इनकी पोस्ट को ख़त्म कर रही है। ये चीज़ इन्होंने आज मेरे को बताई। मैंने इनको बोला कि यार शायद ऐसा पॉसिबल है नहीं कि गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए इतनी जल्दी किसी कंप्यूटर गवर्नमेंट को ले आए, गवर्नमेंट कंप्यूटर ऑपरेटर को ले आए या जो भी पोस्ट का नाम दे इतनी, क्योंकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन फ़िलहाल के लिए मैंने पढ़ा भी नहीं है कि सरकार ने ऐसा कुछ निकाला हो। लेकिन इन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा हो चुका है। फ़िलहाल के लिए इन्होंने कोई ऑर्डर मेरे को अभी भेजा नहीं है। मैं नमस्कार करता हूँ महेंद्र जी को, भूपेंद्र जी को, आसिफ मोहम्मद जी को। जी बिल्कुल, राहुल कुमार जी जो कहते हैं कि ठेका कर्मचारियों के वेतन बढ़ने से शोषण खत्म नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। जब तक ये ठेका नाम का जो माफिया पूरे राजस्थान में चल रहा है, जो तो भारत में भी चल रहा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम का राजस्थान से ही हमारा मतलब है, हमारा जो कर्मचारियों का जो जो भी चीज़ है वो सिद्ध हो जाए, वो सबसे बेटर है फिलहाल के लिए। जब तक ये ठेका माफियाओं का नाम नहीं हटेगा तब तक ये शोषण रुकने वाला नहीं है, चाहे हमारी सैलरी 50,000 हो जाए या 1 लाख हो जाए। ये शोषण निरंतर ऐसे ही होता रहेगा। इसलिए हमारा मेन मोटिव है कि सबसे पहले ये ठेकेदार नाम की जो चीज़ है, जो ये दीमक है जो हमको खाए जा रही है, इसको हमें निकाल के फेंकना ही होगा। चाहे इसके लिए हम सबको रोड पे आना हो या जो भी जयपुर में मेन, देखो मैं आपको बता देता हूँ इलियास जी, पूरे राजस्थान के जो ठेका कर्मचारी हैं, हम अलग अलग ज़िले से आते हैं वैसे, हम चाहे भले पदाधिकारी हो या हम कोई भी संघ चला रहे हो, लेकिन हम मेन रूप से, ये सत्य बिल्कुल बात है कि हम मेन रूप से डिपेंड करते हैं जयपुर के संघों पर। जयपुर के अंदर जितने भी संघ चल रहे हैं हम मेन इन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जयपुर के अंदर क्या प्रशासनिक ढांचा होता है, क्या प्रशासन से अनुमति की बात होती है, क्या वहाँ खर्चे होते हैं, क्या वहाँ व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें जानने के लिए टाइम चाहिए, और वो आप लोग पहले से भली बात ही जानते हो। ठीक है, हम वहाँ जाएंगे, सारी चीज़ें सोचेंगे, कराएंगे, उससे पहले तो आप सारा काम कर भी दोगे।
इसलिए जो दूसरे जिलों में संघ चल रहे हैं वो केवल जयपुर में ऑलरेडी चल रहे संघों का पूरी तरह से हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं किसी भी स्तर से। लेकिन वो डायरेक्ट खुद जाके ये सोचे कि जैसे कि मैं ये सोच लूँ, मैं सोच लूँ, ये सोच ले, या फिर राजस्थान के जितने भी ग्रुप चल रहे हैं वो सोच लें कि हम जयपुर में जाएं और 1 दिवसीय 2 दिवसीय धरना करके आ जाएं, तो ये पॉसिबल मेरे हिसाब से नहीं है। जी, जैसे तो ये जो अनीस राज जी से मैं जी कोई एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, क्या महासंघ के साथ में आप मिलकर, उनसे जुड़कर, क्या पूरे राजस्थान में बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, आप और आपकी टीम? सर, मैं प्रत्येक उस आदमी के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, उस प्रत्येक उस इंसान के साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ जो ठेका कर्मियों के हित की बात करता है। मैं कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगा जो ये कहता है कि मैं ठेका कर्मचारियों के हित में आवाज उठा रहा हूँ और आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। मैं उसके एक बार कहने से, या वो एक बार भी नहीं कहे तो भी मैं वहां जरूर पहुंचूंगा। यश जोशी से अभी परसों मेरी एक बात हुई थी, उनसे एक सवाल पूछा था मैंने, कहा मान लो बजट में हमारे साथ में कुछ नहीं हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे, पदाधिकारी होने के नाते? जी बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं ये बात बोलूंगा कि हमें एक बड़े आंदोलन को आवाज देनी चाहिए, और इस बार वो धरना होगा या आंदोलन हम जो भी करेंगे वो 1 दिवसीय कभी नहीं होना चाहिए। इस बार जो भी होना चाहिए वो आर पार का होना चाहिए। ठेका कर्मचारियों को देखो, आपका जीवन तो वैसे भी व्यर्थ हो ही रहा है, ठेका के प्रथा से काम करने से आपका जीवन कहीं नहीं संवर रहा है। इससे अच्छा आपको रोड पे आना चाहिए। जब भी महासंघ, कोई भी महासंघ या ग्रुप कोई भी आह्वान करता है तो आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर, जो भी आपके चाहे ऑफिस में आग लग रही हो, आपको वो काम पूरा छोड़ना है। बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको जयपुर पहुंचना है। जो भी लोकेशन आप देंगे या फिर जो भी महासंघ देगा उस लोकेशन पर सबको पहुंचना है। एक भी ऐसा व्यक्ति है, एक भी ऐसा कार्मिक नहीं होना चाहिए जो ये कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। आपका भविष्य देखिए वैसे भी खराब हो चुका है। यदि आप ठेका प्रथा पे काम कर रहे हो तो आपका भविष्य वैसे भी गर्क हो चुका है। इससे अच्छा यही रहेगा कि आप कि एक बार आर पार की लड़ाई लड़ लो, ताकि या तो आप इधर हो जाओगे या आप इधर हो जाओगे। इधर होते हो तो आपके पास ऑप्शन फिर भी बहुत है, और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मेरे को तो यहीं रहना है, 6,500 7,000 में मेरा काम चल जाएगा, तो फिर आप गलत सोच रहे हो। 6,500 7,000 रुपये में ना तो किसी का भला हुआ ना हो पाएगा। तो आज मैं आपको एक चीज के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ, न्योता दे रहा हूँ कि महासंघ कोर कमेटी के सदस्य द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। उसकी तारीख अभी निश्चित घोषणा नहीं की गई है। उस मीटिंग में आपको और आपकी टीम को आना है, क्योंकि महासंघ को इतना मजबूत बनाना है कि हर ठेका कर्मी की आवाज बने और हर ठेका कर्मी के पदाधिकारी वहां पर आए, हर ठेका कर्मी के जो भी आवाज उठाने वाले आए, जिससे क्या है कि हम निवेदन है कि एक दिन के लिए आप टाइम निकालें और जो भी आपके माइंड में कुछ है वो बताइए, जिससे क्या है कि एक तो एक दिमाग चलता है, एक 10 लोग बैठ के सोचते हैं ना तो 10 दिमाग चलते हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि क्योंकि हर पदाधिकारी सोचता है, वो हमेशा अच्छे के लिए ही सोचता है और वो आपके लिए ही सोचता है। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, राजस्थान के किसी भी संघ का हो, वो उनका सबका मेन मोटिव एक ही है, वो है ठेका प्रथा खत्म हो। उनका चाहे आपसी मतभेद रहा हो, चाहे उनकी आप आपस में बात नहीं होती हो, या फिर किसी बात को लेकर उनकी सहमति नहीं बनती हो, लेकिन उन सबका मेन मोटिव एक ही है, वो है कि ठेका प्रथा किसी भी माध्यम से खत्म हो, RLSDC बोर्ड आए और कर्मचारियों का भला हो। ये इन सब की कॉमन बात है। मतभेद देखिए सभी के होते हैं, घर में भी हो जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के तमाम जितने भी संघ हैं उन सबसे मैं आज हरीश राज प्रजापति रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबको एक संघ पर आना चाहिए, एक ही मंच पर आना चाहिए। आपका जो भी वाद विवाद है उनको भूलकर एक मंच पे आना चाहिए। और इस जो हमारी मुहिम है, जो हमारी लड़ाई, देखिए अब इसको काफ़ी टाइम हो चुका है,
अब टाइम जितना आगे बढ़ेगा, मैं भी ये सोचता हूँ कि यदि मैं भी अगर कोई पदाधिकारी नहीं होता तो शायद मैं भी सारी चीज़ को ये भूल चुका होता कि अब कुछ भला होगा। इसलिए जब तक मनोबल गिर जाए हमारे कर्मचारियों का, उससे पहले हमें सबको एक होना पड़ेगा और निश्चित तौर पर बड़ी आवाज़ हमें लगानी होगी, जो शायद जो ऊपर बैठे हुए हैं हमारे आला कमान में, उनकी कुर्सी तक को ये लगे कि हाँ मेरी कुर्सी हिल रही है। उस हिसाब से उनको अब हमें कहीं ऐसा हमें कुछ करना पड़ेगा कि हमें डेलीगेशन में नहीं जाना पड़े, उन्हें हमारे धरना स्थल पर आए और वो कहें कि हाँ हम अब सुनने के लिए तैयार हैं कि आपकी क्या समस्या है। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि इतना बड़ा आंदोलन करो या इतनी बड़ी अपनी आवाज उठाओ कि सरकार चलाकर आपके पास आए, जी बिल्कुल। सरकार के पास आपको नहीं जाना पड़े। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनीस राज प्रजापति से, जिनसे हम सवाल भी कर रहे हैं, आपके भी कुछ सवाल बीच बीच से ले रहे हैं, और विवेकानंद मॉडल स्कूल से भी कुछ सवाल आए हैं, अरुण जी शर्मा से भी आए हैं, भूपेंद्र जी से भी आए हैं, केसरा राम जी से आए हैं आंगनवाड़ी से। तो आंगनवाड़ी की आवाज, यानी आपने मैसेज लिखा है केसरा राम जी के आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता है, जो महिलाएं कार्यकर्ता होकर भी हजारों की तादाद में जयपुर में 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन का आंदोलन कर सकती हैं। लेकिन हमारे ठेका कर्मी भाई हैं, वो केवल कुछ देर के लिए जयपुर आएंगे, आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे। जहां पर हजारों की तादाद होनी चाहिए वहां पर 100 की तादाद होती है। कुछ कमी तो बिल्कुल देखो हमारे अंदर भी है ये कि मानना पड़ेगा, हम ये ठेका बहुत कर्मी ही। हैं, हमें सब कुछ बना बनाया हर चीज मिलनी चाहिए। ये एक हमारी सोच हो गई, इस सोच को बाहर निकालना चाहिए। जी ये और निश्चित तौर पर एक हमें चीज मानना है, सालार खान जी पड़ेगा। का एक मैसेज आ रहा है कि लिंक में जो डाटाएं हैं वो लिंक भेजो आप, डाटाओं वाला। तो आप जब ये प्रोग्राम खत्म हो तो आप अपने लिंक का यहाँ पर कॉपी पेस्ट जरूर कर दीजिए, जी जिससे क्या है बिल्कुल। ये लोग आपके लिंक को खोल कर देख सकते हैं इस चीज को। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल याद रखूँगा कि जब भी ये सेशन आउट होगा, उस सेशन के आउट होते ही मैं अपनी वेबसाइट जो है मेरी, क्या ये आप लोगों की वेबसाइट है, ये इससे आप लोगों का जुड़ाव होता है, मैं ये समझता हूँ। जैसे ही आपका डेटा एकत्रित होता है तो आपको भी ये देख के अच्छा लगता है कि देखिए हमारी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, इस विभाग में मेरा ये भाई काम करता है, इस विभाग में मेरी ये बहन काम करती है। तो मैं अगर इस विभाग में जाता हूँ तो मेरे को ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मेरा ये काम कैसे होगा या फिर कौन कराएगा। यदि मैं इस विभाग में जाता हूँ तो मेरी इस वेबसाइट पे मैं देख सकता हूँ कि मेरा ये भाई यहाँ काम करता है, मैं डायरेक्ट उससे जाके मिलूँ। मैं उसको बताऊंगा कि भाई मैं भी ठेका कर्मचारी हूँ, मेरा ये काम जो है वो पेंडिंग है और ये काम होना चाहिए, तो बिल्कुल कराएगा वो, या तो कराएगा भी नहीं दोस्तों, तो मैं हेल्प तो आज करेगा। आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि हर जिले में एक अनीस राज पैदा होना चाहिए, एक अनीस राज होना चाहिए हर जिले में। क्योंकि इन्होंने अपना अलवर जिले के साथ साथ में दौसा जिला और राजस्थान के सारे जिले कलेक्ट किए हैं। तो आप भी अपने जिले से अपनी टीम को मजबूत करें, जिले की टीम को इतना मजबूत करें कि जब भी आपको आह्वान आए कि आपको खड़ा होना है, तो आप हजारों की तादाद में हर जिले से टीम खड़ी होगी। तो किसी पदाधिकारियों को या जो आपकी आवाज उठा रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनके लिए कोई मोस्ट मैसेज लास्ट में, अनीसरा जी। मैं सर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सर मैंने अभी कुछ सालों पहले एक ड्रीम देखा था ठेका कर्मचारियों के लिए कि मैं एक ग्राम पंचायत स्तर तक भी अपना एक प्रतिनिधि बनाना चाहता हूँ, जिससे कि उन्हें आ रहे उन पर हो रहे शोषण या उनको उन पर हो रही आपत्तियां या फिर उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उससे निजात उनको तुरंत प्रभाव से मिल सके। वो मॉडल मैंने कुछ इस तरह से बनाया था कि प्रत्येक जिले पर एक प्रभारी उनका रहे और वो प्रभारी प्रत्येक ब्लॉक पर, प्रत्येक तहसील पर अपना एक एक प्रतिनिधि नियुक्त करे अपने स्तर से, जिसके सबके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास हों। जो ब्लॉक पर या तहसील पर जो वो प्रतिनिधि बनाता है, वो प्रत्येक उसके तहसील में या ब्लॉक में जितनी भी ग्राम पंचायतें आती हैं उन ग्राम पंचायतों तक भी, क्योंकि पंचायत समितियों में, ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, सुरक्षा गार्ड होते हैं, सफाई कर्मचारी भी होते हैं। तो वो वहां तक भी, जैसे ग्राम पंचायत में मान लीजिए 5 ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं और मोस्टली होते हैं, एक ग्राम पंचायत में इतने तो होंगे क्योंकि कम से कम 2 तो गार्ड ही होते हैं।
एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी होता है और एक आध सफाई कर्मी भी होते होंगे। तो उस हिसाब से 5 तो ठेका कर्मचारी होते होंगे। उन पांचों में से किसी एक को उस जो तहसील का प्रतिनिधि होता है वो अगर उसको नियुक्त कर दे, और देखिए संगठन में शक्ति होती है, क्योंकि अगर मैं अकेला ये बोलूं कि मैं सबका भला कर देता हूँ या फिर मैं जो भी आंदोलन अकेला जाके खड़ा करता हूँ, बार बार मैं प्रशासन से टकराता हूँ, तो निश्चित तौर पर अनीश राज का हित होगा। लेकिन अगर अनीश राज के पीछे 100 आदमी खड़े हैं तो उसका बिगाड़ने वाला कोई नहीं है, ना सीएम साहब है ना कोई प्रशासन है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर अकेला अनीश राज करेगा तो बिल्कुल सब कुछ बिगड़ जाएगा उसका। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक अपने एक एक पूरी मजबूती से, या हमारे साथ मत जुड़िए, हर जिले में अपनी एक टीम बनाइए। उस जिले के प्रतिनिधि को ये सोचना चाहिए कि प्रत्येक तहसील पर, प्रत्येक ब्लॉक पर वो अपना एक प्रतिनिधि बनाए। वो प्रतिनिधि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करे, जो बाकियों पर हो रहे अत्याचार, या फिर उनको टाइम से सैलरी नहीं आ रही हो, या फिर जो भी उनके साथ अत्याचार हुए हो, वो उनको मॉनिटरिंग करे पूरी तरीके से। जब तक हमारा बोर्ड नहीं आ जाता तब तक के लिए तो कम से कम। एक बार बार एक मैसेज आ रहा है, उसको मैं ले लेता हूँ। जोनी जी का मैसेज आ रहा है, आईटीआई से कोई है या नहीं। तो एक बार जो भी आईटीआई से कोई है तो इनको आप एक बार जोनी जी से संपर्क कर लीजिए, जिससे जी क्या है कि एक दूसरे से, देखो मेरा ये मकसद है जुड़ाव का। एक दूसरे से हम चाहे यहाँ से जुड़े या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़े, जुड़ाव जुड़ाव से भी सब कुछ होगा। बिल्कुल। बिखरना नहीं है, हमको जुड़ना है। जी, आईटीआई जो है, आप आईटीआई एक शिक्षण संस्थान है। उस पर हमने जो नियुक्त किया हुआ है जिनको, उनका नाम है विनीता माथुर, जो वैसे मूलतः अलवर जिले से ही है, लेकिन उन्हें लगभग लगभग शायद 7-8 जिलों तक उन्हें जानते हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी उनकी डिटेल्स आपको चाहिए हो वो हमारी वेबसाइट के माध्यम से आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, और वेबसाइट का जो लिंक है वो ये सेशन आउट होते ही मैं उसको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सोनू कुमार जी, मैं आपको बता दूं, पंचायत राज विभाग से हमारे साथ में अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन वैसे वो महासंघ में जुड़े हुए हैं पप्पू राम जी गुजर, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, पप्पू राम जी गुजर से। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में अनीश राज जी हैं। अनीश राज जी से बात हुई थी, उनकी जो लड़ाई है उनके बारे में हमने जाना, उनके कामों के बारे में जाना, उनकी आगामी रणनीति क्या है उनके बारे में जाना। हर चीज हमने बारीकी से अनीश राज जी के बारे में कुछ समझा है। और जैसे हर पदाधिकारी ने एक ही बात की थी कि कमी हमारे ऊपर है, हमारे यानी मेरे ऊपर, आपके ऊपर, हर ठेका कर्मियों की कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए आपको अपने जिले की, अपनी तहसील की टीम को जरूर बनाना पड़ेगा। टीमें मजबूत होगी तो ही हम अपनी आवाज को बहुत ज्यादा जोर से उठा सकते हैं सरकार के सामने। वरना वही 400-500 की भीड़ दिखाकर हम सरकार से मांग मनवाना चाहते हैं, तो वो इम्पॉसिबल है। वो सर कभी नहीं हो सकता फिर। सीधी बात है। आपको एक होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको ये संकल्प करना पड़ेगा कि अब हमें अपनी मांग मनवानी है। तब आपकी बात सरकार जरूर सुनेगी और आपके पास में आकर आपकी बात सुनेगी। तो काफी टाइम हो चुका है, लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया। अब हम चलते हैं, क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो जाता है। फिर क्या है कि लोग भी, काफी ऐसे लोग हैं जो जॉब करके आते हैं फिर इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो इसीलिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, आपका आभार करता हूं, शुक्रिया आपका, थैंक यू। और गुड नाइट अनीश राज जी। गुड नाइट इलियास जी। मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने अपने इस बड़े मंच पर मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी शुक्रिया दोस्तों, आप सभी का। आप सभी इस प्रोग्राम में जुड़े हो और आज आपने एक नए पदाधिकारी के सामने अपनी बातें रखी थी। आपकी आवाज हूं मैं, आपकी आवाज बनके मैं पदाधिकारियों से बात करता हूं, बात उठाता हूं। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करें और ग्रुपों में भेजें, और लोगों तक यह बात पहुंचनी चाहिए कि भाई हर पदाधिकारी की क्या सोच है, क्या सोच नहीं है। इसी प्रकार से आज हमारे साथ में अनीश राज जी है, अनीश राज जी की क्या सोच है, क्या नहीं है। इनके जो काम थे आपने आज लाइव में देखे हैं।
इन्होंने क्या काम किया है, यानी इन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर तैयार किया, पूरा खाका तैयार कर रखा है। 75,000 कर्मचारियों का छोटी संख्या नहीं है, 75,000 संख्या बहुत बड़ी है। ये सरकार के सामने आज ये खाका जाए कि यार 75,000 लोग तो एक आदमी के पास है, और ऐसे मान लो 5 आदमी है तो इनकी देख लो संख्या कितनी होगी, यानी 2.5-3 लाख की संख्या है ठेका कर्मियों की। उसके बावजूद भी हमारी बातें नहीं मानी जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के, मंत्रालय कर्मचारी है, बाबू है, चाहे टीचर है, चाहे कोई भी है। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा, एक एसडीएम के किसी नेता ने थोड़ी सी थप्पड़ मार दी। सारे जी एसडीएम खड़े हो गए। सरकार को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा कि एक एमएलए कोटे के नेता, जिनके पीछे हजारों की तादाद में लोग थे, उनको गिरफ्तार करना पड़ा। अरे यार, आप लगभग 2.5-3 लाख लोग राजस्थान में, और हर डिपार्टमेंट में 70% लोग काम करते हैं। आप अपना काम रोक दो तो सरकार एक कदम नहीं चल सकती। एक कदम मैं आपको बता दूं, पूरा चिकित्सा डिपार्टमेंट ठेके पर चल रहा है। मैं कृषि विपणन डिपार्टमेंट से हूं, पूरा का पूरा 95% कृषि विपणन डिपार्टमेंट ठेके पे चल रहा है। एम्बुलेंस 108 आज जाम लग जाए, चक्का जाम हो जाए, पूरी की पूरी ठेके पे चल रही है। दूध डेयरी पूरी की पूरी ठेके पे चल रही है। हर डिपार्टमेंट ठेके पे चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन बात यही है, काम कौन कर रहे हैं? ठेका कर्मचारी। नाम किनका हो रहा है? बड़े अधिकारियों का। मैं किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हम हमारी मेहनत मांगते हैं। हमने जैसा काम किया वैसी हमारी सैलरी होनी चाहिए। और हमारे पास में एक बार बार सुनने को शब्द आता है, कल से काम पर मत आना। वो शब्द हटाना हमें तो सबसे बड़ी चीज है। जी बिल्कुल, वहाँ इंसान का बिल्कुल मैं कहता हूँ कि देसी भाषा में कहते हैं कि मरण हो जाता है। कि जब आप 10 साल किसी एक सीट पर काम कर रहे हो और वो उस सीट से आपको लगाव हो चुका है, और जिसके लिए आपने अपनी फैमिली को भी टाइम देना छोड़ दिया है, और उस सीट पर काम करते वक्त अगर आपसे 0.001% अगर आपसे कोई गलती हो रही है और उसके बाद आपसे कह दिया जा रहा है कि नहीं अब आप कल से मत आइए, तो उस समय इंसान का वास्तव में मरण हो ही जाता है। वो कहाँ जाए उस समय, उसने अपना पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी उस सीट के पीछे, और वो सीट फिर उसको कह दिया जाता है कि अब आप मत आइए, हम किसी और को हायर कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि गलत क्या है, इसका तो शब्द ही इतना घटिया है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको तो हटना ही जायज़ है। तो दोस्तों, अब जाने का टाइम हो गया है। सभी का धन्यवाद, शुक्रिया और गुड नाइट। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। कुछ पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालना, क्योंकि आपके परिवार की आप ताकत हो। हम बार बार देखते आए हैं कि विद्युत विभाग के हमारे भाई, एम्बुलेंस 108 के हमारे भाई हैं, जो बार बार अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम करते हैं। तो सेफ्टी जरूर रखें। मैं हर बार यही मैसेज देने का मेरा यही कारण है कि आप अपने परिवार की मेन जान हो। चलते हैं दोस्तों, गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि और जय हिंद। और आगे हम नए प्रोग्राम के साथ, नए अधिकारी के साथ में जुड़ेंगे। तब तक जय हिंद दोस्तों।